हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का होने वाला है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और उसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास को। अब देखते हैं एटॉमिक मास होता क्या है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। तो लिख देते हैं एटॉमिक मास की डेफिनेशन। तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। अब एटम के अंदर कौन कौन होता है बच्चों? तो एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, एटम के अंदर होता है न्यूट्रॉन और एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके अंदर कौन कौन होता है एटम के अंदर? तो वो होता है प्रोटॉन, वो होता है न्यूट्रॉन और वो होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलके बनता है हमारा एटम। तो एटॉमिक मास क्या आएगा? तो एटॉमिक मास आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके सामने लिखेंगे टोटल, 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 यानी क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। अब ये जो प्रोटॉन होता है इसका मास कितना होता है? तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम को अपने को नीचे लिखना पड़ेगा रे बाबा, ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? तो वो भी उतना ही होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इन सबको मिलके बनता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम निकालेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है वो हमको निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर होता है एक प्रोटॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं बाबा? 1 2 3 4 कितने होते हैं? तो 0 न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखना, हाइड्रोजन के अंदर 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अब एक प्रोटॉन का मास कितना आएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वो है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब बच्चों यहां पर बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, और वो क्या नाइंसाफी है? तो यहां पर है 10⁻⁻24 और यहां पर है 10⁻⁻28। तो अपने को क्या करना पड़ेगा रे भाई? अपने को इसको -24 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा? 0.000911 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बराबर है क्या? चलो चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 बराबर है। हाँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। अभी यहां पर अपन ने न्यूट्रॉन का मास नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन तो मौजूद ही नहीं है ना, इसलिए अपन ने उसको नहीं लिया। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको ऐड कर देंगे। 1.67 इंटू 10⁻⁻24, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बाबा? तो 1.670911 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गया। तो यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, या जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ गया। कितना आया रे बेटा? एटॉमिक
मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, तो वो आया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहां पर बच्चों आप देखोगे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। यानी अगर इसको 10⁻24 के फॉर्म में लिखें तो कितनी आएगी, 0.000911। अब ये जो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया या मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, इससे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम है, तो वो एग्जैक्टली प्रिसाइजली कम है 1084 टाइम्स ये कम है। यानी अगर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं भी इसके अंदर ऐड किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे अगर आप नैनो कैलकुलेशंस करोगे, नैनो केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसके अंदर हमें इसको ऐड करना पड़ता है, लेकिन जनरली हम इसको ऐड नहीं करते। तो भाई एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या आएगा, एटॉमिक मास क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से ऐसा फॉर्मूला बनता है। जनरली टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो कैसा है 1084 टाइम छोटा है, और यहां पर जो इस तरह से वैल्यू बनेगी तो उसको एडिशन करके भी कोई मतलब नहीं आता है, इसलिए जनरली हम टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेते नहीं है। तो ये हो गया बच्चों एटॉमिक मास। अब यहां पर हमें मिल रही है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब यहां पर ये जो आ रहा है 10⁻⁻24, ये संख्या कितनी होती है ये भी देख लेते हैं, राइट। तो वो अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी आएगी, ये संख्या को मैं लिखने की कोशिश करता हूं, 0.002 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक। इतनी छोटी सी संख्या वो आती है 0.000 इतने। अच्छा, अगर मैं इनके कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, तो मेरा तो बड़ा गर्क हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, इसलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, और वो क्या है, तो वो है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं, AMU। यानी क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों कहानी है 1961 की। 1961 में सबने ऐसा डिसाइड किया है जो कार्बन 12 है उसका हम एक एटॉमिक मास यूनिट फिक्स कर देंगे। और वो कितना फिक्स किया, वो किया बेटा C12 का 12.00000 AMU। ये हमने एक फिक्स कर दिया कि भैया जो कार्बन 12 का आइसोटोप है उसका हम एटॉमिक मास फिक्स कर देंगे, और वो कितना आएगा 12.00000 AMU। अब इसके कंपैरिजन में हमने बाकी की जो मास है उनको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अब हमने क्वेश्चन, हमारे सामने क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये C12 ही क्यों, C13 C14 या हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले हम कुछ सालों पहले हाइड्रोजन यूज करते थे 1961 से पहले, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, जिसके कारण हमने कार्बन 12 को यूज किया। अब ये कार्बन 12 यूज करने के लिए पीछे बड़ा रीजन क्या है, तो सबसे पहले तो इसका वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये पेन देख रहे हो, इसके अंदर भी C12 है ना। C12 क्या है, तो कार्बन का एक आइसोटोप है जो लगभग एटमॉस्फेयर में 98.8% पाया जाता है। कार्बन का जो फॉर्म होता है, जितना भी टोटल कार्बन पाया जाता है उसमें से 98.8% जो होता है वो होता है C12। इसी के कारण हमने क्या किया, C12 को लिया और C12 का एक मास फिक्स कर दिया, और वो कितना है 12.00000
AMU। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 AMU कितना होता है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो वैल्यू है 1 AMU की, वो एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट की गई है और वो किस तरह से की गई है वो भी देख लेते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मास ऑफ कार्बन एटम होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। एक कार्बन 12 का एटम का मास कितना होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। अगर इसको 1/12 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आता है बच्चों, तो ये लगभग आता है 1 AMU की वैल्यू वो आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये जो वैल्यू है और पिछली बार जो हाइड्रोजन के हमने वैल्यू निकाले ये अप्रोक्सीमेट सेम है। ठीक है, तो यहां पर ये 1 AMU की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यहीं से हमारे बाकी के कैलकुलेशंस आते हैं। अब ये तो हो गया बच्चों AMU। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, तो हाल फिलहाल जो AMU है, तो AMU को हमने रिप्लेस किया है, इज रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास जिसको हम बोलते हैं U। ठीक है, और इसका दूसरा यूनिट है डाल्टन। ठीक है, जिसको बोलते हैं DA। तो अगर आपको किसी किताब में U या DA दिखे तो कंफ्यूज मत होना, तो वो AMU को रिप्लेस करके वो लिखा हुआ है। AMU की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू U की होती है, वही वैल्यू DA की होती है। तो इसको इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिख लिया बच्चों, अब इसको मिटा दूं मैं। तो अभी बच्चों आपको कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो लिख लेते हैं, कौन कौन सा है। इंपॉर्टेंट एटॉमिक masses ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला बच्चों आपको दिखना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। उसके बाद हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। उसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9। उसके बाद आता है आपका बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक मास आता है 11। उसके बाद आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक मास है 19। उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास है 23। ठीक, और उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आता है Mg, Mg का एटॉमिक मास आता है 24। Al का एटॉमिक मास आता है 27। उसके बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना आता है, तो वो आता है 28। उसके बाद आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है 31। उसके बाद कौन आता है, तो सल्फर आता है, सल्फर का एटॉमिक मास है 32। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का है 39। ये बच्चों आपको बार बार यूज कर करके आदत पड़ जाएगी, तो आप उसको देखो, थोड़ा सा 2-4 बार देखो, उसके बाद ये आपको बार बार जब यूज करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो आपका हो गया अभी पोटेशियम। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम आता है 40। उसके बाद कौन आएगा, तो आएगा आयरन, Fe भी इंपॉर्टेंट है, आयरन Fe 56। अच्छा एक छूट गया ना, मैंगनीज, मैंगनीज भी आता है 55। ठीक है। अच्छा मैंगनीज के बाद फेरस हो गया। उसके बाद आता है कोबाल्ट, है ना।
कोबाल्ट में कौन आएगा, तो कोबाल्ट का आएगा 59। कोबाल्ट के बाद कौन आएगा, कॉपर। कॉपर का आता है बच्चों 63.5। उसके बाद आता है जिंक। जिंक का आता है 65। उसके बाद कौन आता है, अर्जेंटिनम। अर्जेंटिनम है यानी सिल्वर। सिल्वर का आता है 108। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन भी इंपॉर्टेंट है 127। उसके बाद कौन आएगा, गोल्ड आएगा। गोल्ड कितना है, औरम। गोल्ड है 198। ठीक है 198। क्या कोई छूट गया है इसके अंदर, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ एक छूट गया है बेटा, एक है बेरियम। बेरियम का है 137, सॉरी बेरियम। बेरियम का है 137। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बार बार यूज करनी आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस है, तो इसको नोट डाउन करो। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस की, इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर मॉलिक्यूलर मासेस को पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया तो देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मासेस से पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी और वो है एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास, राइट। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है जिसके कारण मैं पसीने से लथपथ हो गया हूं। तो बच्चों अभी हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। तो ये एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लो बच्चों जो एलिमेंट होता है वो अपने अलग अलग आइसोटोप के फॉर्म में इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन ले लिया, तो कार्बन कैसा C12 के फॉर्म में होता है, C13 के फॉर्म में होता है, C14 के फॉर्म में होता है, और इनका जो एबंडेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास इनका निकालना पड़ता है। तो जैसे मान लो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालना है। कार्बन एटम बोलेंगे, इसको निकालना है, कार्बन एटम को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आइसोटोप ले लेंगे, उसके एक साइड में लेंगे आइसोटोप, दूसरी साइड में हम लेंगे उनके यूनिफाइड मास, या एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास। और तीसरे कॉलम में हम लेंगे उनका एबंडेंस, एबंडेंस। तो यहां पर जो आइसोटोप होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है C12। C12 का यूनिफाइड मास कितना होता है, तो वो होता है 12.0000 U। ठीक है, और ये कितना होता है, तो ये लगभग 98.89% इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होता है। जितना भी कार्बन होता है उसमें से C12 जो होता है वो 98.89% मौजूद होता है। अगर हम बात करें C13 की, तो C13 कितना होता है, 13.00335 इसका यूनिफाइड मास हो गया। और ये कितना मौजूद होता है, तो ये 1.18% तक मौजूद होता है। उसके बाद आता है C14। C14 का यूनिफाइड मास कितना होता है, तो वो 14.003 होता है। और ये कितना मौजूद होता है, तो ये 2 × 10⁻10% तक मौजूद होता है। अब हमको क्या निकालना है, इन सबका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो हम लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। वो कितना आएगा, तो वो आएगा 12 × 98.89 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 13.003 × 1.18 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 14.003 × 2 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय 100। ये सब मिला के हमारे पास एक वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, 12.001 इतनी वैल्यू आती है। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम।
इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा था एटॉमिक मास को, और एवरेज एटॉमिक मास को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने देखा था। अभी हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो बच्चों मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो जो मॉलिक्यूल होता है उसमें अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, और दो से ज़्यादा एटम्स मिलके हमारा बनता है एक मॉलिक्यूल। तो जो भी जितने भी एटम होते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास का सम होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इन मॉलिक्यूल। तो ये इसकी डेफिनेशन आती है मॉलिक्यूलर मास की। तो मान लो अगर मुझे H2O दिया हुआ है और मुझे पूछा गया है कि जो H2O है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो यहां पर आप देखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 1 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो इनके अगर एडिशन करें 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं CO2 लेता हूं, कार्बन कितने हैं? कार्बन है 1, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो ये कितना आएगा? 1 × 12, प्लस यहां पर एटम कितने हैं ऑक्सीजन के? तो वो है 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आता है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 32 कितना आएगा? 42। उसी तरह से अगर मुझे HNO3 दिया हुआ है और मुझे पूछा गया है कि HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, प्लस नाइट्रोजन है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो ये कितना आएगा? 1 + 14 + 48। तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 8 9 10 11 12 1 13, 4 और 1 5 63 आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास HNO3 का। तो इस तरह से बच्चों मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप H2SO4, उसके बाद C6H12O6, उसके बाद NH3, इन सब के मॉलिक्यूलर मास निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये तो हो गया बच्चों मॉलिक्यूलर मास। अभी हमको देखना है लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक होता है फॉर्मूला मास। अब ये जो फॉर्मूला मास होता है वो क्या होता है ये हमें देखना है। बच्चों कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl हो गया। NaCl क्या होता है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। अगर NaCl देखोगे तो वो बनना आता रहता है Na+ और Cl- से, यानी Na+ और Cl-, ये दोनों क्या है? आयन है। अगर इनको हम पानी में डालेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, और यहां से पानी निकाल देगा वहां से, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से जुड़ जाएंगे। तो यहां पर ये क्या है? तो ये है आयंस, और इनको हम मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करते हैं, जिसके कारण इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा। तो इनके मास को जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास। उनको हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास। अगर हम बच्चों बात करते हैं Na+ और Cl- की, तो एक Na+ 6 Cl- से सराउंडेड होता है, राइट। 4 तो ये हो गए, एक ऊपर में हो गया, एक नीचे हो गया, और एक Cl- 6 Na+ से सराउंडेड होता है। 4 तो ये हो गए, ठीक है, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। ऐसे हर Na+ 6 Cl- से सराउंडेड होगा, और हर Cl- 6 Na+ से सराउंडेड होगा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर हमको निकालना पड़ता है इसका फॉर्मूला मास।
तो Na का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, तो वो होता है 23, और Cl माइनस का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। तो इनकी अगर एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 58.5 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, राइट। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।